हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, ये हमारा पेपर 1 और पेपर 2 से सीटेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या रखा है निम्नलिखित में से? निम्नलिखित जो प्रश्न हमें दे रखे हैं, इसके सही हमें आंसर देने हैं। कह रहे विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों जो विकास के प्रत्येक जो स्टेप होते हैं, यानी जो स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं, वो सामाजिक अपेक्षा की विकासात्मक कार्य को कहा जाता है। क्योंकि जो मुख्य विकासात्मक कार्य होता है वो शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल यानी स्किल, जिसे हम फिजिकली और मेंटलिटी स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट आएगा, विकासात्मक कार्य। समझ में आए? अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विकास डैश शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है या वातावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों विकास जो है हमारा शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, क्योंकि विकास को अधोगामी विकास भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत सबसे पहले स्पाइनल कार्ड का निर्माण भी होता है, वह हृदय, फिर हृदय का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों फर्स्ट आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कथन दे रखा तीसरा क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क दे रखा है, मानव मध्य बालावस्था के चरण के बाद ही नीचे नई चीज़ें नहीं सीख सकते। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा ये दोनों ही गलत है कथन, क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो शैशवावस्था से शुरू हो जाता है और वयस्क अवस्था तक चलता रहता है और आगे भी चलता रहता है। और संज्ञानात्मक विकास जो तंत्रिका है, हमारा जो सिस्टम है, वो साइंस और ये यानी विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र होता है, जिसमें बच्चों को हर प्रकार की सूचना हमें दे रखी होती है। भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के द्वारा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और बालक शैशवावस्था से नई चीज़ों को सिखाता है तथा तो इसमें दोस्तों यही कह रखा है कि हमारा जो सूचना जो मतलब जो सूचना होता है, यानी बच्चों द्वारा जो सूचनाएं होती हैं, क्या नाम, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बालक शैशवावस्था से नीचे नई चीज़ों को नई चीज़ों को सीखता है और जीवन में प्रत्येक नई चीज़ों को सीखता रहता है, वो कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। तो दोस्तों ये दोनों ही कारण हमारे गलत हैं, इसका ऑप्शन आएगा 4। अगला जो है हमारा, कह रहा है विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों को नृत्य पर टिप्पणी करती है और यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसमें ये क्या रखा है कि जैसे कोई बच्चा जज बन जाता है तो उसकी क्या भूमिका होती है, और साथ में एक कोई रियलिटी शो लोकप्रिय अगर जो होता है, जो देखते हैं लोग ग्रुप में, तो उसके लिए क्या होता है। तो इसमें ये होता है दोस्तों, विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। इसमें फिर ये क्या रखा है कि जो रियलिटी शो है उसमें हमें खेल के दौरान लोकप्रिय जो रियलिटी शो दृश्य को दर्शाता है, और 8 वर्षीय जो सना जो एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों को नृत्य पर टिप्पणी करना चाहती है, ये कंडीशन ये होती है कि बच्चों के समाजीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई जा रही है और वर्तमान में मीडिया बालकों के प्रति यानी प्रत्येक क्षेत्र में इफेक्ट डालती है, और क्षेत्र शिक्षा के यानी एजुकेशन सेक्टर में मीडिया का विशिष्ट अहम रोल होता है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसका जो अहम रोल है, भूमिका जो निर्देशित करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा मीडिया आएगा, यानी कि थर्ड। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता का पा सकते हैं। तो संवेदिक पेशी है, पूर्व पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या अमूर्त सक्रियात्मक। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड आएगा। वो इसलिए है क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त
सक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम के अनुसार लगाने पर योग्यता हो जाती है इनकी। और जीन पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक जो विकास हमारा 7 से 11 वर्ष होता है, जिसे मध्यावस्था भी शायद कहा जाता है। और संज्ञानात्मक विकास बच्चे की इंद्रियों यानी ज्ञान इंद्रियों और गति के उपयोग से शुरू होता है। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा 4th आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार एक लगातार कंटिन्यूस जो प्रक्रिया ये चलती रहती है, मानसिक संरचनाओं का परिष्कृत और परिवर्तित किया जाता है और ये संतुलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इसके मध्य से ये होता है कि बालक स्थायी समझ का विकास भी होता है और उसकी परिपक्वता का प्रदर्शन भी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। और वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है, पाठ का प्रतिवर्तन, क्रमबद्धता या प्रतिपादक अध्यापन। तो जो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा हमारा पाठ का इसका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हैगा, क्योंकि विद्यार्थी एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते दिखते हैं और उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत देती है, एक सिंबल देती है और आधे सुलझे उदाहरण भी देती है, जिसमें वाइगोस्की का सिद्धांत के अनुसार यह पता चलता है कि एक पाठ का उदाहरण है। पाठ एक शिक्षक विधि है जो एक छात्र को बाहरी सहायता की एक धीमी आवरण यानी एक पर्यावरण के माध्यम से एक समस्या को हल करने, एक कार्य को करने या एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8वां, कह रहा निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो ये वाइगोस्की ने कहा है या पावलोव ने किया है, स्किनर ने कहा है या वाटसन ने कहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये हमारा फर्स्ट आएगा, वाइगोस्की ने कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है और बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है और छोटे बच्चों को द्वारा भाषा का प्रयोग करके केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं बल्कि अपने बिहेवियर और प्लानिंग के हिसाब से डायरेक्शन करने के लिए भी मददगार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना की, उसके सिद्धांत की नारी परिक्षेप गोड़ है, उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई या उन्होंने बच्चे पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फर्स्ट आएगा आलोचना जो है, क्योंकि एक मुख्य तौर पर आलोचना ये होता है कि जो नारी परिपेक्ष गुण है, क्योंकि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में अपने नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है जो लेवल 3 से लेकर और 6 जो स्टेजेस हैं उसको क्लासिफिकेशन उन्होंने किया हुआ यानी वर्गीकृत किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, गार्डनर यानी हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं और निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है। संगीत में नहीं है, भाषा ही नहीं है, शारीरिक गति संवेदी नहीं है या व्यवहारिक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आएगा ऑप्शन व्यवहारिक बुद्धि नहीं है, क्योंकि बाकी ये तीनों आएंगे इसके अंदर। इन्होंने 8 क्षेत्र में जो बुद्धि दी गई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण है तो कह रहा विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना या शब्दकोश पुनरावृत्ति करना, पुरस्कार और दंड, बार बार वेधन या अभ्यास। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट आएगा विविधीकरण यानी कि स्पष्टीकरण जो इसका उदाहरण है, बाकी ये तीनों नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण दिया है। विशिष्टीकरण विविध स्पष्टीकरण में समझाए गए विषय बालकों में संरचनात्मकता का विकास करते हैं और बालकों में चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? कह रखा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सामना करना चाहिए जो और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों को समावेशन को बढ़ावा दे। शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि बहुभाषिकता का संदर्भ शिक्षक को भी भाषाओं का सम्मान कराना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशन को बढ़ाता है। और भाषिकता समावेशन शिक्षा इसका एक प्रमुख उदाहरण है जिसके अंतर्गत अलग अलग बालकों का एक साथ पढ़ाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं और जैसा कि माता को उपकरण ठीक करते हुए अपने पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए उनके संदर्भ में है, तो क्या होता है? कम संभावना है वे जेंडर रूढ़िवादियों का अनुसरण करेंगे। अधिक संभावना है वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे। अधिक संभावना है वे जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। कम संभावना है वे समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, क्योंकि कई अधिकतर ऐसे अभिभावक होते हैं जो मानकीय रेखाओं पर पार करते हुए देखते हैं और वो अब जानते हैं कि माता का, जैसे कि माता पिता जो उनके पास उपकरण होते हैं, यानी ठीक करते हुए अपने पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए देखते हैं और उनके संदर्भ में उनकी संभावना कम होती है और जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, और जेंडर रूढ़ियाँ बालकों के मन में स्त्री पुरुषों के मध्य भेदभाव उत्पन्न करते हैं जो समाज की असमानता की भावना को प्रबल करती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर में सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये BCD, इसका चारों ऑप्शन, मतलब ए छोड़ के BCD, ये तीनों ही ऑप्शन इसके उद्देश्य होंगे। जो अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना होता है और अधिगम विकास को अनुकूलित बनाना होता है, कक्षा के अंदर बाहर विद्यार्थियों को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, ये मतलब जो, और मतलब इसका मतलब ये है कि इस नीति में, यानी 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी, इसमें है कि देश में स्कूल और हायर एजुकेशन में चेंजेस करके रिफॉर्म करना, यानी सुधारों की अपेक्षा की गई है कि उनका 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% साथ साथ, यानी 100% क्या है, जो पहले के जो विद्यालय थे उनके साथ मिडिल लेवल पर शिक्षा में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य हासिल करना होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है? तो बच्चों को बौद्धिक स्तर में कक्षियों की तुलना में छात्र का संबंधित पद, बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, बच्चा सामान्य या नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन है इसका हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें गत्यात्मक मूल्यांकन समझने के लिए हमें बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल और समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? विविध दृष्टिकोण की व्यक्त करने में अवसर देना, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, या विद्यार्थियों की उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, थर्ड आएगा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना होता है, क्योंकि
ये नहीं देखना कि जैसे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, और जो भी अध्यापक है उसका केंद्र ये होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में शिक्षक का प्रधान होता है, यानी एक शिक्षक एक अहम भूमिका निभाता है और वहीं पढ़ाए जाने वाले विषयों का चुनाव करता है, और कक्षा में वह मेन मुख्य भूमिका होती है उसकी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला क्या रखा है, सभी विद्यार्थियों को मानकीकृत पाठ्याचार्य का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दे रखा है, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृत देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों में से अधिगम की निम्न अपेक्षा की जानी चाहिए। सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक लाने यानी पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों सेकंड आएगा, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे सके, और अध्यापक को अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विशेषता का विकास होता है, और जो बाल विकास के लिए अति आवश्यक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वो वस्तुएं खो देता है। ये गुण किसके संकेतिक हैं। अवधान न्यूनतम अति सक्रियता विकार के, दृश्यवादिता के आधार पर, वाचन वैकल्य के आधार पर, या लेखन वैकल्य के आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा पहला आएगा अवधान न्यूनतम अति सक्रियता विकार। इसका मतलब ये है, कारण क्या है कि विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरों की ओर आकर्षित भी होता है, और नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता और बेचैन रहता है और उसमें खो देता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थी को समावेशन हेतु एक अध्यापक को डैश उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। सांकेतिक भाषा का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। सहायक तकनीकों या टेक्नोलॉजी के यानी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बचना चाहिए, और जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट आएगा, उस वक्त बच्चे बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि एक अध्यापक को उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। कक्षा में बच्चों का समावेशन तभी होगा जब बच्चे अपने साथ के बच्चों को डायरेक्ट रूप से जान सकेंगे, और इससे बालकों में सामूहिकता की भावना का जन्म भी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधि का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किससे समुन्नत करती हैं। रटकर याद करने को, सृजनात्मकता को, कुंठा को, या प्रतिस्पर्धा को। ये 20 का, तो 20 का क्या होगा दोस्तों, सृजनात्मकता को। ये संभावनाएं हो सकती हैं इसके अंदर, क्योंकि सृजनात्मकता अथवा यह रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य के संबंध में होती है, और वो क्या बोलते हैं, समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने या डिस्कवरी करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट यानी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक प्रोसेस होता है। अगला जो क्वेश्चन है, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, गलत है। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, गलत है। दंड देना चाहिए, ये भी गलत है। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता करनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 21 का 4 आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 22, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ए सही है, किंतु आर इसका गलत है। थर्ड ऑप्शन आएगा इसका 22 का, क्योंकि हम तो ये जानते हैं जो आपके पास नॉलेज है उसी को आप नई नॉलेज में जोड़ते हैं, तभी उसको आपका ज्ञान का विकास हो पाता है।
और अधिगम क्या है, बहुरेखीय तरीकों से होता है, एक तरीके से एक रेखे से नहीं होता, इसलिए हमारा आर गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? तो कह रहा है विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरे के से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्र को भी महत्व देना चाहिए। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है और उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं और कोई अंतिम स्थान पर भी आएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा 23 का, सफलता किस धारणा, कह रहा है पहला ऑप्शन आएगा इसका, विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किस संप्रत्यय को यानी किस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का विभिन्न रूपकों का विभिन्न प्रकार विभिन्न क्षेत्रों एवं एक ही क्षेत्र में उपयोग करना चाहिए। विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों का रेखांकित करना चाहिए। विद्यार्थी को कार्य कारण संबंधों को तलाशने में के लिए कहना। गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं पूछा इन्होंने, तो इसका आएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनाबंध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रटकर मार कर सीखना, दूसरों के से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 2nd आएगा, क्योंकि संरचनाबंध अन्वेषण की जो प्रक्रिया होती है अधिगम तकनीक पर आधारित एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। ठीक है, जिससे संरचनाबंध अन्वेषण बालकों से संज्ञानात्मक वृद्धि का विकास करते समय एक बालक को चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 26, कह रहा निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, इनाम या सफलता से डर। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों रुचि, बाकी तो सारा सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो रुचि हो वो बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा या प्रेरणा आंतरिक और बाहरी हो सकती है, लेकिन इस शब्द का उपयोग मतलब जनरली हम व्यक्ति के लिए करते हैं, इसीलिए जैसे कि बस ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 27, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों को अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा और निराशा। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों निराशा, जो अधिगम के लिए एकदम बाधक होता है। जब कोई आप चीज़ कर रहे होते हैं उसके आपके हाथ में जब निराशा लगती है किसी चीज़ को, तो आप उस चीज़ को अधिगम यानी सीखने में कमी हो जाती है या आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए नियम का प्रतिपादन किया था और इसके मुख्य नियमों के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और उपयोग का नियम और प्रभाव का नियम भी प्रमुख होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका को एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इस जवाब में सिरे से नकार देना चाहिए, इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, या तीसरा है इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। केवल एक ही सही जवाब जो कि जल रंगीन है उस पर बल देना चाहिए। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा 3rd आएगा, क्योंकि इस जवाब में अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। क्योंकि अध्यापिका द्वारा
पूछे जाने पर उसके घर के आसपास जो नाले हैं, गंदे पानी का जो दिखते हैं संकेत, वो बताता है बच्चा। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका को प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि उसे इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगीन होने का तर्क देना चाहिए। और शिक्षिका यानी जो टीचर है, बच्चों को जल के गुणों और उसकी विशेषता को भी बताना चाहिए। और नाले का जल प्रदूषण के कारण जो गंदा हो गया है वह देखने में रंगीन नहीं लगता। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड पर, मानकीकृत आकलन पर, सांस्कृतिक संदर्भ पर, या प्रतिपालक अध्यापक पर? इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, थर्ड आएगा, सांस्कृतिक संदर्भ पर, क्योंकि इसके अंतर्गत समाज के सांस्कृतिक, शिक्षित और स्वास्थ्य जो समाज के बच्चे के सीखने में उत्सुकता अधिक होती है। और समाज में बच्चों का स्वतंत्र मानसिक विकास प्रगतिशील का एक सिंबल होता है। और प्रगतिशील समाज सांस्कृतिक आधुनिकता के पोषण होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुख हो, अधिगमकर्ता बाहरी कारकों से प्रेरित हो, और जानकारी संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। जो अगला जो ऑप्शन आएगा इसका दोस्तों, फर्स्ट आएगा। और आप इसको देख सकते हैं कि यह संदर्भित क्यों है, क्योंकि संदर्भ के रूप में जो शिक्षा एजुकेशन जो बच्चों को दी जाती है, बालक को एक स्थायी ज्ञान होता है और वो अपना निर्माण करते हैं अपने भविष्य का, और भविष्य में शिक्षा को याद रखने में सहायक उनके लिए होता है। तो ये फर्स्ट का ऑप्शन होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर करना। वीडियो को वॉच जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।